साथियों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब भी कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये हम पता करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। दूसरा, चैप्टर के दौरान जो छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, इस तरह के कुछ पॉइंट जो बेसिक ज्ञान के हैं, बेसिक नॉलेज के हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो और ये भी संभव है कि आपको नहीं हो, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर उनको रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आती हैं उनको भी हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है इसको तय करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड देखा जाए तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनाए और ये कहा जा सकता है कि इसमें दो तरह की एनर्जीज हैं। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो से है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री से आएगी केमिकल एनर्जी। तो वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। अब मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को हमें प्रूव करना होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और याद हो नहीं हो, एक छोटी सी चीज़ है जो सबको ध्यान है, और वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी एक तरह की एनर्जी है तो उससे दूसरी एनर्जी आप बना सकते हो। पर आप कहोगे सर ये तो थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल कुछ करके बताओ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैं एक स्विच ऑन करता हूँ और ट्यूबलाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि स्विच ऑन करने पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या मैं स्विच ऑन करूँ और पंखा चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। स्विच ऑन करता हूँ और मैं पानी गर्म कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रूव हो गया कि एक सेकंड के अंदर हम चाहें तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बना सकते हैं, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जो स्टडी है, उसी स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन वाइज हम लोग कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which concerned with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry। मतलब केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन किया जाता है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहीं से ये चैप्टर दो छोटे चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। दो छोटे चैप्टर वही जो दो काम हम कर पाते हैं। पहला चैप्टर दिखाता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उससे आप लोग बना रहे हो केमिकल एनर्जी। दूसरा काम आप कर सकते हो कि आपके पास केमिकल एनर्जी है और उससे आप लोग बना लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग जैसा डेफिनेशन में कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इनका इंटरकन्वर्जन करना है, एक दूसरे में चेंज करना है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो आप लोग ये कह सकते हो कि बेसिकली दो मेन पार्ट है इस चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उससे आप लोग बना रहे हो केमिकल एनर्जी। दूसरा इसका अपोजिट पार्ट, आपके पास केमिकल एनर्जी है और आप बना रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर वास्तव में ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये काम एक डिवाइस कर रही है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। तो ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। जबकि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे
वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर दो तरह के सेल आ गए। एक जनरल सा कंफ्यूजन रहता है, नाम यदि देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो देख करके लगता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा, बट ये कंफ्यूजन आप मत रखना। वास्तव में इसका जो काम है वो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो नाम के जस्ट विपरीत इसका काम है, पर आप कह सकते हो कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी के दो और नाम दिए गए सेल के, एक नाम दिया वोल्टाइक सेल और दूसरा इसका नाम दिया गया है गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट नाम तो फिर भी क्लियर हो रहा है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम दिया गया। बट बाकी दो नाम की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, वोल्टा और गैल्वेनी। उन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम स्टार्ट किया था। उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, इस वजह से उनके नाम के आधार पर नाम दिया गया वोल्टाइक सेल और गैल्वेनी के नाम के बेस पर गैल्वेनिक सेल। तो एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे। हमारा जो मेन एम था अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और उसमें क्या पढ़ना है इसको तय करना। हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के अंदर दो तरह की एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। यही हमने क्लियर किया कि यदि आपके पास एक एनर्जी है तो उससे आप दूसरी एनर्जी बना सकते हो, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहीं से डेफिनेशन आई कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों के इंटर कन्वर्जन की स्टडी की जाए वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये पूरा जो चैप्टर है वो किसी प्रकार से दो चैप्टर में सब डिवाइड किया जा सकता है। इसका पहला भाग है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आप केमिकल एनर्जी बना रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना एक पोर्शन हो गया। इसी चैप्टर का दूसरा जो पोर्शन है वो इसका उल्टा काम कर रहा है, आपके पास केमिकल एनर्जी है और उससे आप लोग बना रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसको नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं या किसी केमिकल कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। लाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन या तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से किसी कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम दिया गया। दो साइंटिस्ट गैल्वेनी और वोल्टा के नाम पर ही गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल नाम दिया गया। अब जैसा कि चैप्टर 2 सब पार्ट में डिवाइड हो गया है तो हम पहले इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो और नाम है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा अपन ने क्लियर कर दिया है कि इस सेल का काम है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। किससे बनाएगा? तो केमिकल एनर्जी से। तो हमारे पास केमिकल एनर्जी होगी और उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, डेनियल सेल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक डेनियल सेल से। डेनियल भी साइंटिस्ट था, उसके नाम पर दिया गया है नाम डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या है? तो टॉपिक को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीनों में से कोई एक वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो मैं फिलहाल गैल्वेनिक सेल लिख रहा हूँ। तो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल तीनों ही एक चीज़ है और उन्हीं का एक एग्जाम्पल है, वो है डेनियल सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करें आप ये कह सकते हो कि हम दो बीकर लें या दो कोई भी कंटेनर लें, एक में जिंक सल्फेट लेते हैं
और जिंक की रॉड डुबोते हैं। दूसरे में कॉपर सल्फेट लेकर के कॉपर की रॉड डुबोएंगे। वापस ध्यान से देख लेना, डेनियल सेल में एक बीकर या एक कंटेनर में जिंक सल्फेट लेकर जिंक की रॉड डुबोई जाती है, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट लेकर कॉपर की रॉड डुबोई जाती है। दोनों रॉड को तार से जॉइन कर देते, कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है। यह जो बीच में मैंने बनाया ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में हम सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक में सॉल्ट ब्रिज को ही बताया जाएगा। तो फिलहाल इसको एक ब्रिज मान करके यहीं छोड़ देते हैं। और वापस मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर दूं, एक बीकर के अंदर जिंक सल्फेट लेके जिंक की रॉड को डुबोया, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट लेकर कॉपर की रॉड को डुबोया, दोनों रॉड को वायर से कनेक्ट कर दिया और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से ये जो सेल बना वो गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जाम्पल है और डेनियल सेल नाम दिया गया है इसको। अब सबसे पहली बात आती है, किसी भी सेल के अंदर एनोड कैथोड कौन से हैं, एनोड का साइन क्या होगा, कैथोड का साइन क्या होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन करवानी है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। इन सभी चीज़ों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है लॉन, LOAN, लॉन। लॉन L फॉर लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और एनोड का साइन होता है नेगेटिव। वापस से, लॉन जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ जैसे बात की जाए ये लेफ्ट ये राइट, जो लेफ्ट साइड में है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होगा और एनोड का साइन नेगेटिव। यहाँ अपने आप कुछ क्वेश्चन अपने सामने आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि लेफ्ट और राइट पे रखने से क्या कोई फर्क पड़ता है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला हमारे लिए एनोड है, लेफ्ट और राइट पे रखने से कोई एनोड या कैथोड नहीं होता है। बट फिर भी ये नाम दिए गए क्यों, वो अपन बाद में तय करेंगे। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन की, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन है। हम उस डेफिनेशन की बात करेंगे जिसकी हमें यहाँ जरूरत है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की जो बहुत सारी डेफिनेशन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का जुड़ना, रिमूव होना, जो भी है, हम बहुत कॉमन और जो यहाँ जरूरत है उस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वो है ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करना। एनोड का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। अब आप सोच रहे हो नहीं सर हमने फिजिक्स से पढ़ा, बहुत सारी जगह पढ़ा, हमको तो ये आता है कि जो एनोड है उसका साइन है वो पॉजिटिव होता है, आप नेगेटिव कैसे बता रहे हो। तो यहाँ जैसा हमने स्टार्ट में क्लियर किया कि दो तरह के सेल हैं, इलेक्ट्रॉन केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के अंदर एनोड और कैथोड के साइन है वो जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हम आगे जाके जरूर चर्चा करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तब मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि यहाँ नेगेटिव है और वहाँ पॉजिटिव है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर एनोड का साइन नेगेटिव क्यों है और वहाँ हम ये क्लियर कर देंगे कि एनोड पॉजिटिव क्यों होता है। पर फिलहाल कोई कंफ्यूजन हो वापस सुन लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा एनोड नेगेटिव होगा। यही बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैं कहूँगा कि एनोड है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तो दोनों के अंदर एनोड का साइन बदल जाता है, क्यों बदलता है और इसी साइन का क्या कारण है वो हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि एनोड नेगेटिव होगा और ये आपको याद है तो इसका अपोजिट कर दोगे तो कैथोड हो जाएगा। हमको बताया कि लेफ्ट का अपोजिट राइट है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन है, एनोड का कैथोड है और नेगेटिव का पॉजिटिव है। मतलब जो राइट साइड में है उस पर रिडक्शन होगा, वो कैथोड का काम करेगा और उसका साइन होगा पॉजिटिव। ये बात हो रही है प्योरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना। यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन की बात की, सारी बात मैं वापस रिपीट करूंगा। हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं। डेनियल सेल में एक बीकर में जिंक सल्फेट लिया, जिंक की रॉड को डुबोया, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट लेकर कॉपर की रॉड को डुबोया, दोनों बीकर को वायर, दोनों रॉड को वायर से कनेक्ट किया,
दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया। इस प्रकार ये जो सेल बना उसे डेनियल सेल कहा। हमें ये तय करना था कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, किसका साइन पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, कौन सी रिएक्शन होगी। सब बातों का आंसर एक लाइन में दिया, लोन। जो लेफ्ट साइड में है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो ए से एनोड होगा, एन से उसका साइन नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, छोटे छोटे पॉइंट है उनकी हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग 11th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो सकता है रेडॉक्स वाला चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया तो उसमें भी पढ़ लिया होगा, बट उसमें से केवल एक छोटा सा पॉइंट जितनी मुझे ज़रूरत है, हम लोगों को यहाँ ज़रूरत है, इस चैप्टर को ज़रूरत है, वो मैंने निकाल के यहाँ रखी है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करना है। फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, बट ये केमिकल एनर्जी आएगी कहाँ से? तो केमिकल एनर्जी आती है केमिकल रिएक्शन से। फिर बात आ जाती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो हमने कहा सब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी का आंसर देना है, तो उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जिंक रोड की। जिंक रोड आप लोगों के साथ, जिंक रोड जो है वो लेफ्ट साइड में है तो एनोड होगी। जिंक रोड एनोड का काम कर रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे किसी न किसी प्रकार से। दूसरी रोड है हमारे पास कॉपर की, कॉपर रोड, ये एनोड है बट ऑब्वियसली कॉपर रोड कैथोड होगी। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। क्या होना चाहिए इसकी बात हमने की, कैसे होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट पर आते हैं, जिंक रोड पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जिंक है हमारे पास, ऑक्सीडेशन करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो जिंक जो है जिंक +2 बनाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जिंक रोड से जिंक है वो जिंक +2 बना के अंदर आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिएक्शन में हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिंक रोड का जिंक है वो जिंक +2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कॉमन सी बात है कि जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। मान लो एल्यूमिनियम होता और एल्यूमिनियम +3 बनता तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते। सिल्वर होता Ag+ बनता तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता। तो जितने भी प्लस आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं यहाँ पर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए यहाँ जाएंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे तो हमको पता है कि कॉपर रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होने का प्रोसेस होना है। अब देखना कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा। तो यहाँ पर 3 तरह की स्पीशीज हैं, एक तो कॉपर है, दूसरा कॉपर सल्फेट से 2 मिल रही है हमको, एक कॉपर +2, दूसरा मिल रहा है SO4 - 2। तो कॉपर सल्फेट कॉपर +2 दे रहा है, SO4 - 2 दे रहा है, बट ऑब्वियस है कि माइनस को प्लस वाला गेन करेगा। तो जो कॉपर +2 वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्या होता है, कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये जो 2 माइनस है वो 2 प्लस को कैंसिल कर देंगे और एक कॉपर बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में आते ही यहाँ जमा हो जाएगा। तो एक कॉपर है वो यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है बन बन के। तो हमारे पास पूरे सेल के अंदर 2 तरह की रिएक्शन थी, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये कहलाती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप चाहो तो हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हो। चूंकि ये पूरा सेल है तो ये आधा सेल और ये आधा सेल, तो हाफ सेल की रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगी और पूरे सेल की सेल रिएक्शन कहलाएगी। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड किया जाएगा तो जो सेम चीज़ है वो कट जाएंगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बचेगा, तो इस तरफ जिंक बचा, यहाँ इस तरफ कॉपर +2 बचा, जिंक +2 बना और कॉपर बना। ये जो रिएक्शन है ये आपकी कहलाएगी सेल रिएक्शन।
वो हाफ सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है, बट कंप्लीट या फुल सेल रिएक्शन या वन सेल रिएक्शन ना कह के कॉमनली सेल रिएक्शन कही जाती है। ये ऑक्सीडेशन था, ये रिडक्शन था, तो ये आपका रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों तरह की रिएक्शन है। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा कि रिडक्शन का यदि रेड लिया जाए, ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया जाए, तो इनको कॉमन नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग वापस बात करते हैं। हम लोग ये पता करने जा रहे थे कि यहाँ कौन सी ऐसी रिएक्शन हो रही है, कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने पता लगाया कि जिंक रोड जो है वो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। कॉपर रोड है वो कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। इसी बात को हमने यहाँ पर समझा। जिंक है वो जिंक +2 बनाएगा, अंदर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएंगे। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुँचेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉपर +2 दोनों को गेन करेगा और कॉपर बन के यहाँ जमा हो जाएगा। एक कहलाती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को मिला दो तो रेडॉक्स रिएक्शन बनती है, जो वास्तव में हमारी सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन की वजह से, इस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी फ्री होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो एनर्जी फ्री हो रही है वो हमारी केमिकल एनर्जी है और सेल उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं और कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको मैं इरेज करता हूँ। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो यहाँ आ रहे हैं कि क्यों एनोड को माइनस कहा गया, क्यों एनोड का साइन माइनस रखा गया। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि साहब एनोड माइनस क्यों है, एनोड नेगेटिव क्यों है, और उसका विपरीत भी कि कैथोड पॉजिटिव क्यों है। तो उसका हम आंसर देते हैं। यहाँ देखो अब रिएक्शन जिंक से जिंक +2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। और जब ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो साइन है वो क्या माइनस है, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस बन रहा है इसलिए इसका साइन भी माइनस है। फिर हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पर आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं, बुला रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जो माइनस को अट्रैक्ट करता है, उसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है, नेगेटिव है, इसीलिए एनोड का साइन भी नेगेटिव है। और ये इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, प्लस है। दूसरा प्रश्न आता है कि लेफ्ट में किसी को रखा तो वो एनोड बन गया, तो क्या आपको लगता है कि इस बीकर को उठा के मैं राइट में रख दूं मान लो, तो वो कैथोड हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई भी एनोड है, कैथोड है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, और उसको भी हम आगे जाके डिसाइड करेंगे। एक वर्ड आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम लोग वहाँ कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तय करता है, वो डिटरमाइन करता है कि कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। तो एनोड कैथोड बनना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर, या यूँ कह दे कि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। तो फिर लेफ्ट में रखने से क्या फायदा है, क्या मतलब है कि इसको लेफ्ट में रखा, या लेफ्ट वाला एनोड क्यों कहलाया? यहाँ तो फिर भी डायग्राम में इधर उधर हो सकता है, पर स्पेशली जब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब हम लोग कहेंगे नहीं, हम लेफ्ट में ही एनोड को लिखते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं 2 स्पेलिंग लिख रहा हूँ कलर की, COLOR COLOUR, कलर। अब आप लोग कहोगे सर कि कलर की स्पेलिंग ये सही है, हो सकता है कुछ बच्चे कहें ये भी सही है, ये भी संभव है कि आपने ये पढ़ी है, आप मान रहे हो ये सही है, पर जब आप कंप्यूटर में COLOUR टाइप करोगे तो बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर नीचे लाल लाइन दे देता है, नहीं ये स्पेलिंग गलत है, और जब वो राइट क्लिक करके और स्पेलिंग को सही करने की कोशिश करोगे तो ये वाली आ जाएगी। मतलब हम लोग कहते हैं कि नहीं हम तो कलर की स्पेलिंग ये पढ़े, कंप्यूटर कह रहा है ये वाला सही है, तो दिक्कत क्या है? तो पूरे वर्ड में 2 तरह के पैटर्न चलते हैं।
एक चलता है यूके पैटर्न और दूसरा चलता है यूएसए पैटर्न। एक चलता है यूके पैटर्न और एक चलता है यूएसए पैटर्न। दुनिया दो तरह के पैटर्न को, आप इसको यूँ देख लो, जैसे हम ड्राइविंग सीट की बात करें तो हमारे यहाँ यदि कार है तो उसकी ड्राइविंग सीट यदि राइट हैंड साइड में है तो आप सोचते हैं कि फॉरेन में जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी। तो जो ड्राइविंग सीट है वो कहीं राइट हैंड साइड में है, कहीं लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि वहाँ के एक पर्टिकुलर रूल बता दिए गए। सब हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ उसमें राइट हैंड साइड में ही रहेगी, या किसी ने कहते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। तो एक पर्टिकुलर रूल है जिसको सब फॉलो करते हैं, तो उसको फॉलो करना ईजी हो जाता है, या एक कॉमन ट्रेंड जो सेट हो जाता है। तो वही बात है कि पूरी दुनिया में दो तरह के पैटर्न चलते हैं, स्पेलिंग्स को लेकर के है या इस तरह का कुछ भी चीज़ है, तो या तो यूके पैटर्न फॉलो होता है या फिर यूएसए पैटर्न फॉलो होता है। आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि सर ये यूके वाला जो स्पेलिंग है COLOUR, हमको ये वाली क्यों आती है, हमको ये स्पेलिंग क्यों नहीं आती है। तो यहाँ आप क्लियर कर लें कि भारत की भाषा इंग्लिश नहीं थी, यहाँ संस्कृत और हिंदी चलती थी। हम लोग बरसों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और इंग्लिश सिखाई किसने, हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किसने किया, तो वो किया अंग्रेज़ों ने। तो वो जो सिखा के गए वो हमारे पास है। हम कंप्यूटर खरीद के लाते हैं यूएसए से, यूएसए का कंप्यूटर है वो COLOR को सही मान रहा है, या जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा वहाँ का काम कर रहा है तो वो उसको सही कह रहा है। इस वजह से गड़बड़ी पैदा होती है, पर वास्तव में ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जैक्टली सेल के अंदर भी ये कहा गया कि जब भी न्यूमेरिकल देने हैं या किसी सेल की बात करनी है तो बार बार एनोड और कैथोड नहीं लिखा जाएगा। बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि ये एनोड है कैथोड है। आपको डायग्राम देख के ही समझ लेना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वो एनोड है। ये हमारे यहाँ का एक पैटर्न है। एक पैटर्न में इसको राइट हैंड साइड में भी रखते हैं, पर हम उसी की बात करेंगे जिसको हम फॉलो करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मान लो कहीं नहीं दिया गया है, कहीं ये नहीं बताया गया है कि साहब एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो आप रिप्रेजेंटेशन में मान के चलोगे कि जो लेफ्ट साइड हैंड में डिस्क्राइब किया गया, लिखा गया वो एनोड है, राइट वाला क्या है, कैथोड है। तो लेफ्ट या राइट में रखने से कोई एनोड कैथोड नहीं बनता है। ये केवल एक सिस्टम है, वो सिस्टम है जो हमको इजी कर देता है थोड़ा सा समझना, और किसी को रिप्रेजेंट करना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो केवल समझने के लिए है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि लेफ्ट या राइट में रखने से कोई एनोड कैथोड नहीं बन रहा है, बट हमारे सिस्टम में यदि कहीं नहीं बताया गया है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो आपको मान के चलना है कि जो लेफ्ट में लिखा गया वो एनोड है और जो राइट में लिखा गया वो कैथोड है। तो ये दूसरा विषय था जो आपका क्लियर हो गया। अब ये बात आती है कि फ्लो किधर हो रहा है। चलो फ्लो से पहले हम कुछ और बातें भी बात कर लेते हैं। विद टाइम कुछ चेंज होगा। हम लोग ये देखेंगे कि टाइम के साथ यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कहीं देखते हो, तो टाइम के साथ इन दोनों रोड में से एक रोड है वो पतली हो जाती है और एक रोड है वो मोटी हो जाती है। तो थोड़ा आप सोचो कि कौन सी पतली होनी चाहिए कौन सी मोटी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक रोड पतली होगी और एक मोटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लियर सी बात है कि यहाँ से लगातार जिंक अंदर आ रहा है, तो जिंक रोड है वो टाइम के साथ पतली हो जाती है, इसलिए डायग्राम में जनरली इस तरीके से कुछ दिखाई जाती है इस रोड को। और ये रोड है वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है क्योंकि कॉपर लगातार इस पर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है कॉपर बन के। तो इसका तो जो जिंक है वो अंदर जा रहा है लगातार, तो ये पतली होना तय बात है। इस पर कॉपर जमा हो रहा है तो ये मोटी हो रही है। पर केमिकली हम पतला होना मोटा होना ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम लोग कहेंगे कि विद टाइम मास ऑफ जिंक रोड, या आप कह सकते हो एनोड, डिक्रीज हो रहा है, और विद टाइम मास ऑफ कॉपर रोड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के साथ जिंक रोड का मास डिक्रीज हो रहा है, कॉपर रोड का मास है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। जिंक रोड से लगातार जिंक +2 की फॉर्म में अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे जिंक अंदर आता जाएगा, तो इसका मास कम हो जाएगा। यहाँ पर लगातार कॉपर जम रहा है तो इसका वेट या मास है वो बढ़ जाएगा। तो टाइम के साथ इसका मास बढ़ रहा है, इसका मास कम हो रहा है। एक और बात है ऐसी, टाइम के साथ एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दूसरे की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आप लोग यदि यहाँ देखोगे तो इस सॉल्यूशन में लगातार जिंक आ रहा है, लगातार जिंक आने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जबकि इसका जो कॉपर है वो यहाँ से बाहर जा रहा है। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ सल्फेट भी बाहर जा रहे हैं, कैसे वो देखेंगे। फिलहाल कॉपर यहाँ से बाहर जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि
कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन वर्ल्ड सॉल्यूशन वाले चैप्टर में या मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, जो आप मोलरिटी नॉर्मेलिटी कहते हो वही कंसंट्रेशन है। बट बहुत सिंपल सी बात मैं कहूँ तो कंसंट्रेशन का मतलब है, एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ हम कहते साहब ये गाढ़ी है, ये पतली है, या चाय की बात करते हैं मीठी है, ये फीकी है। चाय में भी हम कह सकते हैं कि ये गाढ़ी चाय बनी है, ज़्यादा दूध वाली है, कम दूध वाली पतली चाय है। तो ये जो गाढ़ापन है, पतलापन है, मीठापन है, तीखापन है, ये जितना भी पन है, वो सब जो पन है वो हमारी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का अधिक होना या कम होना। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जिंक अंदर आ रहा है, तो जिंक के साथ आगे जाके देखोगे यहाँ से सल्फेट भी आ जाते हैं अंदर, तो जिंक सल्फेट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो सॉल्यूट बढ़ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसका सॉल्यूट है वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब ही ये है कि आप जनरली एज्यूम करोगे, डेली लाइफ में देखोगे जो भी आपकी गाढ़ी चीज़ है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ है, मीठापन है या ज़्यादा तीखापन है, ज़्यादा खारापन है, कुछ भी है, तो जो भी ज़्यादा है हम कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन हाई है, जहाँ पर कम है वहाँ कहते हैं कंसंट्रेशन लो है। यहाँ पर चूंकि जिंक लगातार अंदर आ रहा है, तो यहाँ जिंक सल्फेट बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ से लगातार कॉपर बाहर जा रहा है, कॉपर सल्फेट कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो विद टाइम हम लोगों ने देखा कि जिंक रोड जो है, इससे जिंक अंदर आ रहा है, इस वजह से पतली हो रही है, या हमने कहा कि इसका मास डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर लगातार कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो ये मोटी हो रही है, या सही शब्दों में हम कहते हैं कि इसका मास इंक्रीज हो रहा है। और इसके अपोजिट जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो की। यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हैं जिनका फ्लो हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने कहा था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस तरफ गए, तो आप लोग कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड टू कैथोड। यदि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो कन्वेंशनली ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर होगा, तो इसके विपरीत हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। और यू भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक जनरल सी बात है कि सब कुछ हाई टू लो की तरफ होता है, सबका डायरेक्शन हाई टू लो, सबका डायरेक्शन। जैसे हम लोग बात करें मास या कोई सब्सटेंस है, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जिसको आप डिफ्यूजन कहते हो, या ऑस्मोसिस में भी कुछ ऐसा पढ़ते हो। पानी की बात करें तो पानी भी हाइट से लो की तरफ जाएगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। और यहाँ पर प्लस है तो हाई पोटेंशियल है, या माइनस लो पोटेंशियल है तो इस तरफ फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक और चीज़ है जिसका यहाँ फ्लो होता है और वो है आयंस। आगे जाके क्लियर होगा हम लोगों को, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम पढ़ेंगे कि यहाँ से कुछ आयन एंटर होंगे और वो अंदर होते हुए यहाँ से बाहर आएंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि आयन यहाँ एंटर हो रहे हैं और यहाँ बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो कि आयन का जो फ्लो है, आयंस का फ्लो है वो कॉपर मतलब कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। तो आयंस का फ्लो है वो किधर हो रहा है, तो कैथोड टू एनोड। फिर यहाँ दो तरह के जो फ्लो हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन, उनमें एक और बात है जो अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है, इसको आप कह सकते हो एक्सटर्नल सर्किट। आयंस का फ्लो अंदर हो रहा है तो ये इनर सर्किट है। तो ये जो फ्लो है वो होता है एक्सटर्नल सर्किट में, और ये फ्लो होगा आपके इनर सर्किट में। तो वापस से क्लियर कर लें, इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं आउटर सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में। आयंस है वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं इनर सर्किट के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कन्वेंशनली ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो हम लोग भी ये कह रहे हैं कैथोड टू एनोड,
आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होना चाहिए, मतलब प्लस से माइनस की ओर होना चाहिए, इसलिए प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। तो दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और चीज आती है यहाँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे जा करके। फिलहाल नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि कोई भी जो सेल है उसका जो पावर है, उसका जो दमखम है, उसकी जो ताकत है, वो उसका पोटेंशियल कहलाती है, सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और यहाँ हम डेनियल सेल की बात करते हैं तो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो है 1.1 वोल्ट। तो डेनियल सेल का जो पावर है, दमखम है, सेल पोटेंशियल है वो कितना है 1.1 वोल्ट। तो ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं अब तक की सारी बातें रिवाइज करता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने कहा सबसे पहले तय कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसमें पढ़ना क्या है। तो अपन ने कहा साहब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसके अंदर दो तरह की एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। हम चाहें तो इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हो और चाहो तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी के मुताबिक पूरे चैप्टर के अंदर मेनली जो दो तरह के काम है वो करने हैं। एक तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट करोगे केमिकल एनर्जी में, या आपके पास जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन आई थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। यहीं से ये बात भी तय हो गई कि पूरा चैप्टर है वो दो छोटे चैप्टर में सब डिवाइडेड है। इस चैप्टर में वास्तव में दो तरह के चैप्टर है, दो तरह के काम करने हैं। एक सीधा काम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना, ये काम जो करता है वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट हमने कहा कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, उससे हम पंखे चला सकें, बल्ब चला सकें, इस तरह का कुछ काम हो जाए। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो साइंटिस्ट वोल्टा और गैल्वेनी, उनके नाम पर हमने दो नाम दिए थे, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था डेनियल सेल एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल के नाम पर नाम दिया गया डेनियल सेल। इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो एक बीकर लिया जिसमें जिंक सल्फेट था, जिंक की रॉड डिप कर दी। दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट लेके कॉपर की रॉड को डिप किया, दोनों रॉड को वायर से कनेक्ट किया और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया। इस प्रकार से ये जो भी बना वो कहलाया डेनियल सेल। फिर एक प्रॉब्लम आई कि साहब इस सेल के अंदर कौन एनोड, कौन कैथोड, कौन प्लस, कौन माइनस, कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन, सभी बातों का जवाब देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो थ्रू आउट द चैप्टर आपके काम आएगा, और वो था लॉन। कि साहब जो लेफ्ट साइड में है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड का जो साइन है एन से क्या होगा, नेगेटिव। हम लोगों ने फिर सेल रिएक्शन पढ़ी कि किस प्रकार एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और कैसे दोनों मिलकर के पूरी सेल रिएक्शन को बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थे जिनको भी सॉल्व किया कि क्यों एनोड माइनस है, क्यों कैथोड प्लस है। हमने कहा साहब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है इसलिए नेगेटिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए प्लस है। कुछ और बातों की चर्चा की कि क्यों टाइम के साथ जिंक रोड है वो पतली हो रही है, कॉपर मोटी हो रही है। हमने कहा कि जिंक का मास है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जिंक अंदर आ रहा है लगातार, पर यहाँ पर कॉपर है वो रोड पर जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसलिए कॉपर का जो वेट है वो बढ़ रहा है, मास है वो इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ से कॉपर बाहर जा रहा है तो सॉल्यूशन में कॉपर कम होता जा रहा है, कॉपर सल्फेट कम होता जा रहा है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जबकि यहाँ सॉल्यूशन में जिंक +2 आ रहा है लगातार, जिंक +2 या यूँ कहते हैं कि जिंक सल्फेट है वो बढ़ रहा है, और जिंक सल्फेट बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है।
इस सब के दौरान मैंने आपको ये भी बताया कि हम आगे जाके चर्चा करेंगे सेकंड टॉपिक है वो सोल्ट ब्रिज होगा। तो हम अपना सेकंड टॉपिक लेते हैं, सोल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो डेनियल सेल है। यदि आपने डेनियल सेल को पढ़ लिया तो ये आपको बहुत सारी मदद करेगा आगे समझने के लिए। आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें एटलीस्ट एक एग्जांपल डेनियल सेल का जरूर होगा। तो डेनियल सेल हमें आना जरूरी है। सेकंड टॉपिक है हमारा सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या है? तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि सर ये जो हमने सेल बनाया था उसके अंदर ये जो एक ब्रिज जैसा बना रखा है यही सोल्ट ब्रिज है। पर ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई, ऐसा तो कह नहीं सकते हो एग्जाम में, ये तो लिख के नहीं आ सकते हो कि सोल्ट ब्रिज क्या है, डायग्राम बना के और हाथ बना के आ जाओगे ये सोल्ट ब्रिज है। इसको डिफाइन करना है, समझना है कि सोल्ट ब्रिज है क्या। तो यहाँ से इसको बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के जब सीधा किया तो ये कुछ ये शेप है, या यू शेप। तो ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। आप बोलो सर अब कह दो यू शेप की ग्लास ट्यूब है उसको सोल्ट ब्रिज कहते हैं, बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू शेप की कोई भी ग्लास ट्यूब है वो तो सोल्ट ब्रिज हो नहीं सकती है। सोल्ट ब्रिज में ये इंपॉर्टेंट है कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर। तो इसके आगे ये जोड़ना है कि इसके अंदर क्या है, कंटेनिंग क्या है इसके अंदर। इसके अंदर पेस्ट है। किसका पेस्ट है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। किसमें? अगर अगर में। जरूरी नहीं अगर अगर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। बट यहां हमने एक बार एक डेफिनेशन बना ली पूरी कि सोल्ट ब्रिज क्या है। तो ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर अगर में बना हुआ पेस्ट भरा हुआ है। Salt bridge is U-shaped glass tube containing paste of inert electrolyte in अगर अगर। पर ये तो बहुत भारी लाइन हो गई। इस लाइन के अंदर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझना चाहिए हमें। सबसे पहले मैं वर्ड लेता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है समझने के लिए हमने दो बीकर लेते हैं। एक बीकर के अंदर, दोनों बीकर में वाटर ले लेते हैं, पानी। एक के अंदर मैंने डाल दिया नमक को, दूसरे में मैंने डाल दिया ग्लूकोज को। ग्लूकोज डाल दो, शक्कर डाल दो, कुछ भी डाल दो, अच्छे से हिला लिया। हिलाने के बाद दूर से देखा जाए तो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, पर चख लोगे तो जरूर कर दोगे मीठा होगा या खारा होगा। पर मेरा एम वो नहीं है, मैं चाहता हूँ केमिकली क्या हुआ देखते हैं हम लोग। जब NaCl को अंदर डाला तो इसने Na+ और Cl- दो आयन बनाए, पर जब इसको अंदर डाला तो ये ऐसा ही रहा, इसने कोई आयन नहीं दिए। तो यहाँ से हमारे सामने एक बात आई कि पूरी दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, आयनाइज हो जाएं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस दे वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। जबकि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयन नहीं दे वो कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कहा दो तरह के हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस दे, जो नहीं दे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट से क्या मतलब है? इनर्ट आप कह सकते हो जो किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं करे वो इनर्ट। और जब किसी से कुछ करना ही नहीं है तो यहाँ डाल के क्या करेंगे? तो यहाँ हमारा एम ये नहीं है कि ये किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं करे। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ डालें जो इनको डिस्टर्ब नहीं करे। यहाँ हमने जिंक सल्फेट या कुछ भी ले रखा है तो उससे कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ कॉपर सल्फेट लिया है उससे रिएक्शन नहीं करे। या सिंपली हम कहें
कि ऐसा सॉल्ट यहाँ हमको लेना है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करे। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे KCl है, K2SO4 है, ये बहुत सारे Na2SO4 है, आप बहुत सारे ले सकते हो, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो चेंज हो जाते हैं सेल टू सेल। ये भी समझ आ गया। पेस्ट, पेस्ट तो एक फॉर्म है। अब पेस्ट क्या उसको समझना है तो सुबह सुबह जो यूज करते हो उसका नाम लो टूथपेस्ट। तो वो जो फॉर्म है एक, जो ना लिक्विड है ना सॉलिड है, उसके बीच की एक अलग सी फॉर्म है, वो कहलाती है आपकी पेस्ट। अब बात आती है पेस्ट की क्या जरूरत है। साहब मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, मान लो नमक ले लिया, सॉल्ट ले लिया, उस नमक को थोड़ा सा लिया, इस क्यू शेप की ट्यूब में भरा और इस ट्यूब को यहाँ पर उल्टा कर दिया। उल्टा करते नमक पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर टिकेगा ही नहीं। अब के बारे में आइडिया लगा, नहीं मैं इसको पानी में घोल देता हूँ, पानी में घोल दिया, भरा, उल्टा किया, बाहर आ गया। हमको कुछ ऐसा करना था कि जो भी भरा जाए उसको इसके अंदर भरने के बाद वो तब तक इससे बाहर नहीं आ जाए जब तक कि उसको कहा नहीं जाए, जब तक कोई उसको फोर्स नहीं करे, जब कोई उसको इंसिस्ट नहीं करे, कोई ऐसे रिएक्शन में उसकी जरूरत नहीं हो, तब तक वो बाहर नहीं आए, अंदर ही बना रहे। और यदि किसी चीज़ को अंदर ही बनाए रखना है तो उसकी जो फॉर्म है वो बेस्ट फॉर्म है पेस्ट। क्योंकि सुबह सुबह जो आप टूथपेस्ट करते हो उसको आप उल्टा करोगे, जब तक आप प्रेस नहीं करते हो पेस्ट बाहर नहीं आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ से पेस्ट बाहर नहीं आएगा। और जब किसी चीज़ का पेस्ट बनाना होता है तो एक और चीज़ें जो काम में ली जाती है वो है अगर अगर है, जिलेटिन है, ये ऐसी चीज़ें जिनको मिक्स करने पर हमें पेस्ट मिलता है। अगर चीन के समुद्रों में पाई जाने वाली एक एल्गी है, एक प्लांट है, और उसका काम ये है कि किसी का भी जब पेस्ट बनाना हो तो उसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये पेस्ट बनाने के काम आता है। तो हम चूँकि सारे वर्ड्स को समझ चुके हैं तो हम वापस बात करेंगे कि यू शेप की ऐसी ग्लास ट्यूब जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर में पेस्ट बना के भर दिया जाए तो वो ग्लास ट्यूब कहलाएगी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज वास्तव में एक ग्लास ट्यूब है, यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर में पेस्ट बना के भरा होता है। अब बात आती है कि ये क्या काम की, क्यों सॉल्ट ब्रिज की यहाँ जरूरत पड़ी, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है यहाँ पर। वैसे तो सॉल्ट ब्रिज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम सिंपली दो इसकी एप्लीकेशन बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का जो काम है, जैसे दो गांव हैं, हम चाहते हैं कि दोनों गांव एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, दोनों के लोग एक दूसरे को मिलते रहें। तो एक तो तरीका है कि एक गांव वाले सारे लोगों को उठा के घर से ही दूसरे गांव में शिफ्ट कर दो, चाहे जितना मिल लें। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब अपने घरों में रहें, पर जब इच्छा हो तब एक दूसरे से मिले। बट इसलिए नहीं मिल पा रहे कि उनके बीच में एक नदी बह रही है। तो आप लोग क्या करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक ब्रिज बना देगी नदी के ऊपर। उस ब्रिज के ऊपर से दोनों में आना जाना होगा, जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे अलग हो सकते हैं। मतलब दोनों गांवों को हमने मिक्स भी नहीं किया और एक दूसरे से कनेक्ट भी कर दिया। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ भी यही चाहते थे कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, एनोड और कैथोड का जो सोल्यूशन है वो एक दूसरे से मिक्स भी नहीं हो और कनेक्ट भी हो जाए। तो दोनों को बिना मिक्स किए कनेक्ट किया जाए, तो वो जिसके द्वारा किया जाता है वो सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का पहला काम है कि ये कनेक्ट करता है दोनों सॉल्यूशन को, बोथ सॉल्यूशंस विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के, बिना मिक्स किए दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, पहली चीज। दूसरा मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज का एक और काम है और वो एक काम है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है और कैसे मेंटेन करता है हम दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सारी बात। सॉल्ट ब्रिज क्या है, हमने कहा साहब ये सॉल्ट ब्रिज है, इसको जब बाहर निकाला, सीधा किया, तो ये यू शेप की ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब थी। जब इसके अंदर देखा गया तो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर में पेस्ट भरा हुआ था। इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस दे दे, इनर्ट का मतलब है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो गया। पेस्ट बनाया जा रहा है इसका, और पेस्ट बनाने के लिए जो काम में आ रहा है वो है अगर। ये कंप्लीट यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर अगर पे पेस्ट भरा है वो कहलाते हैं सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने कहा साहब कि सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है, तो पहला जो इसकी एप्लीकेशन का जो फंक्शन है वो है दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है बिना मिक्स किए, तो कनेक्ट बोथ सॉल्यूशन विदाउट मिक्सिंग। और दूसरा जो इसका काम है वो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हो जाएं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 10 NaCl, 10 मोल के दो, 10 मॉलिक्यूल्स के दो, जो भी को एग्जैक्टली मॉलिक्यूल तो नहीं होता है, बट आप ये कह सकते हो साहब यहाँ 10 Na प्लस हैं और 10 Cl माइनस है, तो जितने प्लस हैं उतने ही Cl माइनस है, तो आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यदि किसी पर ओवरऑल चार्ज जीरो है, ओवरऑल ना तो प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहलाता है। यहाँ भी ओवरऑल देखा जाए तो जितने प्लस थे उतने माइनस थे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो कोई चार्ज नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट ब्रिज में ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और कैसे इसके अंदर से आयंस का फ्लो होता है।